Hello, good morning, dear SRKNs. Good morning, all of you. Myself, Dr. CP Sharma, Senior Faculty, Chemistry, SRK JobNet जयपुर. आप सबका SRK के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत हार्दिक स्वागत है. और अभी जो हमारे समय की डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग SRK के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग कर दी गई है. तो आप सब लोग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तहत जो है स्टडी अपनी निरंतर जारी रखेंगे. तो सबसे पहले केमिस्ट्री में हम थोड़ा सा सिलेबस की बात करें तो हमारे जेई मेंस, एडवांस और नीट के सिलेबस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपन बात करें बेटा तो टोटल 16 यूनिट्स हैं. कितनी यूनिट्स है टोटल? 16 यूनिट्स हैं. अब इन 16 यूनिट्स की बात करें तो इनमें आपकी जैसे बुक भी आप देखते हैं तो फर्स्ट जो 5 यूनिट्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है. अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे, क्योंकि हमें स्टडी 12th क्लास के साथ साथ दोनों लेवल पे करनी है, कंपटीशन लेवल प्लस बोर्ड लेवल दोनों को ध्यान में रखते हुए. तो फर्स्ट जो 5 यूनिट्स है वो फिजिकल केमिस्ट्री की है. देन उसके बाद में नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं 4 यूनिट्स है बेटा वो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बेस्ड है. और देन उसके बाद में जो बची हुई रिमेनिंग 7 यूनिट्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है. तो इस तरह से कुल मिला के 16 यूनिट्स हैं. हर यूनिट का कंपटीशन और बोर्ड में एक फिक्स वेटेज है कि इसमें से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं. ऐसा नहीं है कि वेटेज कम ज़्यादा है, वेटेज फिक्स है कि इस यूनिट में से इतने आएंगे, इसमें से इतने हैं. चलो वो अपन यूनिट के साथ साथ इसकी टॉपिक की जो है ये जो भी होगा कंसल्ट वो टॉपिक के साथ साथ अपन करते रहेंगे. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक यूनिट है जो कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है बेटा, और उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उपसह संयोजक यौगिक. तो आज जो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उपसह संयोजक यौगिक. सबसे पहली थिंग आती है उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं. तो डेफिनेशन, ऐसे यौगिक जिनमें उपसह संयोजक बंध पाया जाता है. यौगिक जिनमें उपसह संयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उपसह संयोजक यौगिक. अब बात आती है कि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता कैसे है. तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की अगर अपन बनने की बात करें बेटा तो देखिए सबसे फर्स्ट थिंग जो आती है अपने पास में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टॉपिक अपने पास में आता है बेटा, उस फर्स्ट टॉपिक की बात करें अपन तो जैसे एक एटम है, कोई एक परमाणु है ए. इस परमाणु ए ने अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर दान कर दिया किसको? एक परमाणु बी को. तो देखो ये एक परमाणु ए है, इसने अपना लोन पेयर जानते हो ना बेटा सब लोग, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वो डोनेट कर दिया एटम बी को यानी परमाणु बी को. तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसी बॉन्ड का क्या नाम होता है बेटा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसह संयोजक यौगिक. ये जो बॉन्ड अपने पास में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बना है इसी बॉन्ड का क्या नाम है बेटा? उपसह संयोजक यौगिक. तो आप ध्यान से, ये तो उपसह संयोजक बंध है और ये बॉन्ड जिसमें पाया जाता है उन यौगिकों को क्या कहा जाता है? उपसह संयोजक यौगिक कहा जाता है. तो कुल मिला के बात यह है कि हमें अगर उपसह संयोजक यौगिक बनाना है तो उसके लिए कौन सा बंध बनाना पड़ेगा? उपसह संयोजक. और वो कब बनेगा? जब लोन पेयर दान कर दिया जाए. देखो एक अपन यहाँ पर छोटा सा एक कंसल्ट करते हैं बात. जैसे ऑक्सीजन सब जानते हो बेटा, एटॉमिक नंबर 8,
परमाणु क्रमांक 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता होगा बेटा क्या है, 1s2 2s2 2p4। ये इसके आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन है, बाह्यतम कोष का विन्यास है, संयोजी कोष का विन्यास है 2s2 2p4। अब इस आउटर कोष के विन्यास की बात करें और इसके अकॉर्डिंग अपन चले बेटा आपके पास में यहाँ पर, तो आप देखिए इसको कैसे लिखोगे कि यहाँ पर इस s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और p में कितने हैं बेटा आपके पास में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 देन 4। तो टोटल आप देखिए अपन ने यहाँ पर आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हैं। इनमें से ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इन 6 इलेक्ट्रॉन में से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है जिसको मैंने ग्रीन सर्कल किया है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पता है क्या कहलाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जबकि ये जो बच गए, ये इधर दूसरा सर्कल जो अपन ने किया ग्रीन कलर का, इसमें पेयर्स हैं, जोड़े हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर्स या जोड़े हैं इन्हें बोलते हैं लोन पेयर्स, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये लोन पेयर जब डोनेट किए जाते हैं ना, जब जाके कौन सा बॉन्ड बन पाता है, उपसह संयोजक बंध बन पाता है। तो बताइए उपसह संयोजक बंध का निर्माण कब होगा, जब कोई परमाणु अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे परमाणु के रिक्त कक्षकों में प्रदान करेगा। ओके, तो उपसह संयोजक बंध का निर्माण होगा। अगर बेटा आपको पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये वाले दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर ये किसी में आपके पास में यहां पर सपोज कीजिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए जैसे ये एक ए था, एटम ए था, ये दूसरा एटम बी था, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। अब शेयरिंग या साझे से जो बंध बनेगा ना बेटा, ये बंध कौन सा बंध होगा, आप सबका पढ़ा हुआ है, सह संयोजक बंध होगा। कौन सा बंध होगा बेटा, सह संयोजक, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। इसी तरह से एटम ए ने अपना इलेक्ट्रॉन बी को डोनेट कर दिया, तो ए पे तो आ गया पॉजिटिव चार्ज, बी पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन सा बॉन्ड कहलाता है, सबका पढ़ा हुआ है, सब जानते हो बेटा, उसे बोलते हैं आयोनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कौन सा बंध बनाते हैं, ये बनाते हैं या तो सहसंयोजक या आयनिक। जबकि जो पेयर्ड युग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिन्हें हम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, वो क्या बनाते हैं, उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। तो आइडिया तो लग गया कि उपसह संयोजक बंध कब बनेगा, जब एक परमाणु अपना लोन पेयर देगा। और याद रखना, चाहे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें, चाहे आप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें, ये दोनों संयोजी कोष के लेने होते हैं। आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में, बंध के निर्माण में पार्टिसिपेशन नहीं किया करते हैं। अभी खैर हमें इनकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने थोड़ा सा हमारे टॉपिक को कंसल्ट करने के लिए ये आपका पढ़ लिया है। अब आगे देखिए बेटा इसके बाद में, अब आगे अपन यहां पर से बात करें नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो अपना जो टॉपिक आता है बेटा, वो टॉपिक आता है इसके बाद में नेक्स्ट, कि ठीक है हमें पता लग गया कि यहाँ से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, लोन पेयर डोनेट करने के बाद में। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप देखना सबसे पहले आपके पास नोट्स जो होंगे उनमें एक कंपाउंड लिखा होगा जिसका नाम है एडिशन कंपाउंड्स, योगात्मक यौगिक। क्या बोला बेटा मैंने, योगात्मक यौगिक, एडिशन कंपाउंड्स। अब एडिशन कंपाउंड्स की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, तो ध्यान से सुनना सब लोग, दो या दो से अधिक सरल यौगिकों को आपस में मिश्रित कर उनका वाष्पन करने के पश्चात प्राप्त यौगिक को योगात्मक यौगिक कहते हैं।
कोई भी सरल यौगिक आप ले लीजिए और उन सरल यौगिकों को आपस में मिश्रित करो, मिश्रित करने के बाद वाष्पन कराइए, उसके पश्चात बना हुआ यौगिक क्या कहलाता है? योगात्मक यौगिक कहलाता है। तो अभी जो अपन बात कर रहे हैं, मैंने जो आपको लाइन बोली बेटा, वो क्या लाइन बोली? योगात्मक यौगिक। तो पता लग गया सबको योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं बेटा? योगात्मक यौगिक क्या है पता लग गया। और जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स इसके देता हूं आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा है बेटा आपके पास में, यहाँ पर नाम आपने सबने सुना होगा, उसी का एग्जांपल देता हूं बेटा। कार्नेलाइट। क्या नाम बोला मैंने? कार्नेलाइट। एक सरल यौगिक है KCl। एक दूसरा सरल यौगिक है बेटा अपने पास में, वो है MgCl2। साथ में अपन ने यहां पर 6 जल के अणु। अब जब ये मिश्रित होंगे तो यौगिक क्या बनेगा पता है? KCl पॉइंट MgCl2 पॉइंट 6H2O। अब ये जो यौगिक बन गया, इसी का नाम बेटा मैंने आपको क्या बताया है? कार्नेलाइट। तो कार्नेलाइट एक योगात्मक यौगिक है जो सरल यौगिकों के मिश्रण से प्राप्त हुआ है। तो इस कार्नेलाइट को क्या कहा जाएगा? कार्नेलाइट को हम बोलेंगे योगात्मक यौगिक। तो योगात्मक यौगिक सरल यौगिकों के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है। इसी तरह से और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा फिटकरी, एलम। फिटकरी का फॉर्मूला पता है सबको? जैसे एक सरल यौगिक आपने यूज किया बेटा K2SO4, सरल यौगिक के रूप में लिए क्या लिया? K2SO4। दूसरा सरल यौगिक लिया बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। तो यहां से जो यौगिक हमारे पास निर्मित होगा, वो यौगिक क्या बनने वाला बेटा बताइए आपके पास में? यहां पर वो यौगिक अपने पास में जो बनेगा बेटा, वो बनेगा इसी को जोड़ करके K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल थ्राइस पॉइंट 24H2O। और मैंने बताया ना बेटा जी, इसे हम क्या बोलते हैं? फिटकरी। यानी फिटकरी भी एक क्या है? फिटकरी भी एक हमारे पास में योगात्मक यौगिक है। फिटकरी भी एक क्या है? योगात्मक यौगिक है। तो योगात्मक यौगिक के रूप में आप यहां से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं बेटा। जैसे आप यहां पर बना सकते हो कार्नेलाइट हो गया, फिटकरी हो गया। और एग्जाम्पल आप यूज करना चाहें इसके बाद में, तो जैसे अपने पास में और भी एग्जाम्पल आप इसके आगे ले सकते हैं। ठीक है। जैसे एज ए एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नाम सुना होगा आपने मोहर लवण। क्या नाम बोला बेटा मैंने? मोहर लवण। अब मोहर लवण की बात करें तो मोहर लवण का नाम आपने सुना हो, फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं है तो मैं बताता हूं बेटा। जैसे एक कंपाउंड लिया अपन ने, एक सरल लवण लिया FeSO4, फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है, प्लस 6H2O। और इसके द्वारा जो कंपाउंड बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा बताओ? FeSO4 पॉइंट NH4 का होल ट्वाइस SO4 पॉइंट 6H2O। ओके। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं बेटा? इसको अपन बोलते हैं मोहर लवण। तो मोहर लवण भी एक प्रकार का क्या है? योगात्मक यौगिक है। ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों के? कि अपन ने जैसे पढ़े, वापिस से देखिए आप, कार्नेलाइट ले लीजिए, फिटकरी ले लीजिए, मोहर लवण ले लीजिए, ये सभी के सभी हमारे पास में क्या चीज है बेटा? ये जैसे मैंने यहाँ पर आपके जो सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए थे बेटा, ये आ गया कार्नेलाइट, फिटकरी, मोहर लवण, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है योगात्मक यौगिक के। और भी आप ऐसे कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक लास्ट एग्जाम्पल अपन और लेते हैं बेटा इसके बाद में, एक सरल लवण के रूप में मैंने लिखा FeCN का होल ट्वाइस प्लस लिखा 4KCN
फेरस साइनाइड प्लस पोटेशियम साइनाइड, और इन दोनों के मिलने से मैंने एक यौगिक आपके सामने बनाया बेटा, और वो यौगिक बन रहा है K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। तो ये जो यौगिक आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भी तो दो सरल लवणों से मिलकर बना है। इसका मतलब ये भी एक कौन सा यौगिक है? योगात्मक यौगिक है। तो आप सरल लवण से जो भी यौगिक मिलकर बनाएंगे, वो सभी कंपाउंड आपके पास में क्या कहलाएंगे बेटा? योगात्मक यौगिक कहलाएंगे। क्या मेरी बात सबके समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से आप योगात्मक यौगिक का फॉर्मेशन आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है योगात्मक यौगिकों के प्रकार। तो बेटा ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने योगात्मक यौगिकों को टू टाइप्स में, दो प्रकारों में डिवाइड कर रखा है। तो योगात्मक यौगिक के कितने प्रकार हुए? दो प्रकार हुए अपने पास में। अब वो कौन कौन से दो प्रकार हैं वो देखिए बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में यहाँ पर जो आ जाता है, वो आता है बेटा अपने पास में यहाँ पर पहला द्विक लवण और दूसरा योगात्मक। एक का क्या नाम बोला बेटा मैंने? द्विक, और दूसरे का क्या नाम बोला? योगात्मक यौगिक। अब यहां से अगर अपन बात करते हैं द्विक और योगात्मक यौगिक की, तो उसमें बात आती है कि द्विक लवण क्या चीज है। तो देखिए बेटा, टॉपिक क्या अपना? योगात्मक यौगिक के प्रकार। और मैंने कितने प्रकार बताए बेटा? योगात्मक यौगिक के टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप का क्या नाम बोला वापिस बताओ? द्विक लवण, डबल सोल्ट। और दूसरा जिसका नाम है बेटा संकुल लवण या संकुल यौगिक। तो कुल मिलाकर के अपने पास में योगात्मक यौगिक के टू टाइप्स आ गए, दो प्रकार आ गए। हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा, वो किसके साथ करने जा रहे हैं? योगात्मक यौगिक के साथ, और योगात्मक में भी सबसे पहले द्विक लवण के साथ। अब देखिए आप, अगर अपन द्विक लवण की बात करें तो सबसे पहली बात आती है, द्विक लवण कहते किसे हैं? तो द्विक लवण की परिभाषा, ऐसे यौगिक जो अपनी ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन विलयन अवस्था में स्थायी नहीं होते हैं। मतलब जब वो क्रिस्टलीय रूप में है, ठोस अवस्था में है, तब तो वो स्थायी है, लेकिन जैसे ही विलयन में बनाएंगे वो आयनित हो जाएंगे। विलयन बनाने पर उनका क्या हो जाएगा? आयनन। और ऐसे वाले यौगिकों को याद रखना बेटा क्या कहा जाता है? द्विक लवण। वापिस से बोलो डेफिनेशन क्या कहा मैंने? यौगिक जो अपनी ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, परंतु जलीय प्रवस्था में स्थायी नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? द्विक लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसके एग्जांपल्स है, तो देखो है तो योगात्मक, तो डेफिनेशन बोलेंगे ऐसे योगात्मक यौगिक जो अपनी ठोस अवस्था में स्थायी परंतु जलीय अवस्था में स्थायी नहीं होते हैं, योगात्मक यौगिक द्विक लवण कहलाते हैं, और जो कि एक प्रकार के योगात्मक यौगिक है। जैसे एग्जांपल, द्विक लवण के एग्जांपल की अगर अपन बात करें बेटा, तो द्विक लवण के एग्जांपल में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट थिंग आती है वो देखिए, जैसे अपन इनकी बात करते हैं अपने पास में, यहां पर जो एग्जांपल्स थे, मोहर लवण, फिटकरी, कार्नेलाइट, ये सब किसके एग्जांपल्स है बेटा आपके पास में? यहाँ पर ये सब के सब एग्जांपल्स है अपने पास में यहाँ पर। याद रखना बेटा आपके लिए, द्विक लवण के। फिटकरी की बात करो, क्या फॉर्मूला था? K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल, Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O। और मैंने कहा ना फिटकरी एक क्या है? द्विक लवण। क्यों? क्योंकि जब ये ठोस है, जब तो स्थायी है, लेकिन जैसे ही इसको जलीय अवस्था में लाएंगे ये आयनित होगी। जैसे फिटकरी की इसमें आयनित होगी, आप ही बताइए बेटा। तो फिटकरी का अगर अपन आयनन करें तो ये आयनित होगी, इधर रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये पोटेशियम आयन देगा। K2SO4 टूट के क्या देगा? पोटेशियम आयन। एक क्या देगा? सल्फेट आयन। इसी तरह से ये जो Al2SO4 था ये जलीय विलयन में आयनित होकर क्या देगा? एल्यूमिनियम आयन देगा बेटा आपके पास में। साथ में क्या देगा? सल्फेट आयन भी प्रोवाइड करेगा। तो मेरे कहने की मतलब बात आपके पास में यहां पर है बेटा कि यहां जो अपने पास में ये है, इसमें ये जलीय विलयन में आयनित हो रहे हैं,
और जो जलीय विलयन में आयनित हो गया वो क्या कहलाता है बेटा आपके पास में? अभी मैंने आपसे कहा ना, द्विक लवण कहलाता है। मोहर लवण की बात करो, ये रहा बेटा, ये मोहर लवण है। अगर अपन इस मोहर लवण की बात करते हैं तो इस मोहर लवण का जैसे ही आप जलीय विलयन में डालोगे, जब ये ठोस है जब तो स्थायी है, लेकिन जलीय विलयन में डालते ही ये आपको बेटा Fe+2 आयन यानी फेरस आयन देगा, ये सल्फेट आयन देगा SO4-2, ये अमोनियम आयन प्रोवाइड करेगा NH4+, इसी तरह से सल्फेट SO4-2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जलीय विलयन में स्थायी नहीं है, जलीय विलयन में इसका आयनन हो गया है। और जो जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं, मैंने आपसे कहा ना, उसे क्या कहा जाता है बेटा? उसे द्विक लवण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा आपके पास में? यहाँ पर द्विक लवण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर अपन कंक्लूजन की बात करें कि द्विक लवण क्या चीज है, तो बताओ डबल सोल्ट क्या है? तो समझ में आ गया सबके? डबल सोल्ट जो ठोस अवस्था में स्थायी हो परंतु जलीय विलयन में आयनित हो जाए, जलीय विलयन में वियोजित हो जाए, यानी स्थायी नहीं रहे। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन हो गए? कार्नेलाइट था एक एग्जाम्पल आपके पास में यहाँ पर। ठीक है, जो कार्नेलाइट का फॉर्मूला क्या था? ये रहा, KCl MgCl2.6H2O। ठीक है, तो कार्नेलाइट इसका एग्जाम्पल हो गया बेटा। उसके अलावा दूसरी अपन बात करते हैं यहाँ पर कार्नेलाइट के बाद में। अब जैसे कार्नेलाइट का आयनन करोगे तो किस में टूटेगा? K+ में, Cl- में, Mg+2 में और Cl- में। तो इसका मतलब इसका भी आयनन हो रहा है, और जो आयंस में डिवाइड हो जाता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? द्विक लवण। कब? जलीय अवस्था में। अब आती है सेकंड थिंग, नंबर 2 बात। और नंबर 2 बात जो अपन कर रहे हैं वो किसको लेकर करेंगे बेटा? वो अपन करेंगे संकुल यौगिक। अब तक जो बात कर रहे थे वो द्विक की थी, अब जो अपन बात करने जा रहे हैं बेटा वो किसको लेकर बात कर रहे हैं? संकुल यौगिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे फर्स्ट थिंग आती है संकुल यौगिक क्या चीज है, किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या बोलेंगे अपन लोग? तो ध्यान से सुनेगा बेटा। ऐसे यौगिक जो अपनी ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, साथ ही साथ अपनी जलीय अवस्था में भी स्थायी होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यौगिक है तो योगात्मक यानी सरल लवणों से बने हैं, सरल यौगिकों से मिलकर बने हैं, परंतु ठोस अवस्था में भी स्थायी है और जलीय अवस्था में भी स्थायी है। ऐसे यौगिकों को बेटा क्या कहा जाता है? संकुल यौगिक कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे ये जो मैंने आपके सामने लिखा था, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, अभी इसको अपन दोबारा से स्टडी करते हैं। तो देखिए बेटा अपने पास में यहाँ पर बात आती है संकुल यौगिक किसे कहा जाता है। तो डेफिनेशन हमारे समझ में आ गई, ठीक है। अब डेफिनेशन के बाद में जो बात आती है संकुल यौगिक में, वो आ जाती है बेटा अपने पास में इसके एग्जांपल्स की। जैसे एक एग्जांपल लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। तो ये एक संकुल यौगिक है जो कि दो सरल लवणों से मिलकर बना था, मैंने बताया था। और एग्जांपल भी आप लिख सकते हो, जैसे बेटा मैंने आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल लिखा, AgNH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और यहां सामने मैंने लिख दिया बेटा Na सोडियम। और एग्जांपल लिखना चाहते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा बेटा CuNH3 का होल 4। ठीक है, 2+, ये आयनिक फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो मैंने कई सारे लिखे आपको, ये सब संकुल यौगिक है जो बने तो सरल लवणों से हैं, लेकिन ये ठोस और जलीय दोनों अवस्था में स्थायी है। और ऐसे वाले यौगिकों को बेटा अपन किस नाम से जानते हैं? ऐसे वाले यौगिकों को अपन बोलते हैं संकुल, जो ठोस अवस्था में भी स्थायी हो और जलीय अवस्था में भी स्थायी हो, क्योंकि ये जलीय अवस्था में आयनित नहीं होंगे। यानी कि जो लाइन मैंने आपके सामने अभी बोली थी, इसी के कंसल्ट में अपन बात करें, ये जिसके मैंने सर्कल बनाए हैं, यानी जो लार्ज ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, इनका आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इनको आयोनाइज्ड नहीं किया जा सकता है। जैसे FeCN का होल 6 है,
ये आयोनाइज्ड नहीं होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर, ये ऐसा का ऐसा ही कंपाउंड रहने वाला है। और ऐसे ही यौगिक क्या कहलाते हैं बेटा, संकुल यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। जैसे Fe और Cn का आयनन जलीय विलयन में नहीं होगा। हाँ, टूट सकता है यहां से केवल कौन, K4। इधर से बात करें तो सोडियम का आयनन हो सकता है, बाकी लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो जलीय विलयन में आयनित नहीं होगा। ध्यान से सुनना, जो लार्ज ब्रैकेट में मेंशन है वो जलीय विलयन में आयनित नहीं होने वाला है। ओके, और ऐसे ही यौगिक क्या कहलाते हैं बेटा, संकुल यौगिक। तो कुल मिलाकर मुझे आप बताइए बात, अभी जितनी स्टडी अपन ने करी उसमें मैंने आपको बताया कि टोटल योगात्मक यौगिक के कितने प्रकार हैं, दो। जैसे पहला प्रकार कौन सा था बेटा, द्विक यौगिक या द्विक लवण। और दूसरा प्रकार कौन सा है बेटा, संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और संकुल यौगिक कौन से यौगिक है, उपसय संयोजक। ध्यान से सुनना, हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं वापिस चैप्टर के पे, कि संकुल यौगिक ही उपसय संयोजक यौगिक है। ये जो भी मैंने आपके सामने दोनों तीनों एग्जांपल दिख रहे हैं, ये संकुल बोलो चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो। और सही मायने में मैं बताऊं बेटा, ध्यान रखना, वो जो अपन ने बोला था ना कि उपसय संयोजक बंध बनेगा, वो बताया उपसय संयोजक बंध कहां बना हुआ है, वो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, जो लार्ज ब्रैकेट में लिखे जाते हैं ना, लार्ज ब्रैकेट में, लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो है, उन्हीं दोनों स्पीसीज के मध्य, उन्हीं दोनों स्पीसीज के मध्य उपसय संयोजक बंध पाया जाता है। अभी मैं आगे इसको आपको बहुत एक्सप्लेन करेंगे, बहुत लंबी यूनिट है जिसमें आगे बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन अभी याद रखना, जैसे यहाँ इन दोनों के बीच में Ag और NH3 के बीच में उपसय संयोजक बंध है, यहाँ पर कॉपर और NH3 के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक है, यानी यहाँ पर कोई स्पीसीज अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगी और उपसय संयोजक बंध बनाने वाली है। ओके, तो बताओ यहां तक का मटेरियल सबके समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई डाउट किसी को किसी टाइप का। ओके, अब आगे देखिए, इसमें से अगर अपन यहां से बात करें बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक में अपने पास में आ जाता है बेटा कि अगला जो कंटेंट है, उस कंटेंट के बेसिस पे अपन बात करें कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, हमने स्टडी करी है, हमें टॉपिक आपका इसका पता लग गया है। इन टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें पता लग गया कि सबसे पहले अपना टॉपिक क्या था। अब इसी टॉपिक के हिसाब से आपको मैंने अभी जो है टोटल कंप्लीट कंटेंट बताए, उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन सबसे पहले उपसय संयोजक यौगिक की, योगात्मक यौगिक की। और योगात्मक यौगिक की क्या डेफिनेशन बोली थी अपन ने बेटा, ऐसे यौगिक जो दो या दो से अधिक सरल यौगिकों के द्वारा निर्मित होते हैं, दो या दो से अधिक सरल यौगिकों के द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं बेटा, उपसय संयोजक यौगिक कहते हैं। फिर उसमें बताया हमने एक अलग से टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था योगात्मक यौगिक। और योगात्मक यौगिक मैंने बताया ना, दो या दो से सरल यौगिकों से बना हुआ। तो उपसय संयोजक यौगिक हकीकत में एक सरल यौगिकों से बनता है। उपसय संयोजक यौगिक का निर्माण सरल यौगिकों के द्वारा होता है, क्योंकि वो उसी का एक प्रकार है। योगात्मक यौगिक का एक प्रकार है संकुल, और संकुल का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन या उपसय संयोजक यौगिक। अब इसी के आगे अपन जो फर्दर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें बेटा, तो अगले टॉपिक में अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो उस टॉपिक के ऊपर अपन चले कंटेंट भाई। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ से अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन के नोट्स, ये नोट्स आप सबको मिल गए हैं। उनमें फर्स्ट जो पेज है, उस फर्स्ट पेज पे यही चीज आपके पास में मेंशन करी गई है कि अपन यहाँ से किस तरह से इस कंटेंट को आपके पास में स्टडी कर सकते हैं। तो इसी के भी आप पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो देखिए ये जो नोट्स के आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है सबके पास में, इनमें से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से स्टार्टिंग है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेंशन किया गया है एडिशन कंपाउंड्स, योगात्मक यौगिक, जिसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, ये सारे आपके पास में बेटा यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, अब इन्हीं एग्जांपल्स की, इन्हीं डेफिनेशंस की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है बेटा आपके पास में यहाँ पर, तो देखिए
अगर अपन इसकी बात करें बेटा यहां से आपके पास में यहां पर, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन है योगात्मक यौगिक, जिसमें एग्जांपल है कॉर्नेलाइट का, ठीक है, फिटकरी का, मोहर लवण का, K4 एपीसीएन का होल 6 का, KAGCN का होल ट्वाइस का। और इसके कितने टाइप्स है बेटा? 2 टाइप्स है। कौन कौन से 2 टाइप्स है? एक द्विक और एक संकुल यौगिक। तो आप इसे अलग अलग इसके दोनों टाइप्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, उनकी डेफिनेशंस हो गई। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपने पास में कि ये बॉन्ड कैसे बनता है। तो अभी इस टॉपिक को अपन यहाँ पर से कंसल्ट करने वाले हैं। तो देखिए अपने पास में यहाँ से अगर अपन बात करें बेटा, तो देखिए आपको मैंने कहा था कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लार्ज ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, एक वर्गाकार ब्रैकेट अपन यहाँ पर बनाते हैं। इस वर्गाकार ब्रैकेट में आपको कोई न कोई स्पीसीज लिखी हुई मिलेगी यहाँ पर। अब वो स्पीसीज कुछ भी हो सकती है, फिर उसके आगे एक दूसरी स्पीसीज और मिलेगी जो कितने भी नंबर्स में हो सकती है, 2 3 4 5। हो सकता है इसके पहले भी कुछ लिखा हुआ मिल जाए आपको, या हो सकता है इसके बाद में भी मिल जाए। तो वैसे ये दोनों कभी एक साथ नहीं आते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि ऐसे कुछ स्पीसीज मिलती है आपको। तो थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन तो में आना चाहिए ना कि कौन क्या है। तो देखो बेटा, ये जो M है, आगे चल के आप ध्यान रखेंगे इसे अपन बोलेंगे केंद्रीय धातु। क्या नाम बताया बेटा मैंने इसका? सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु। और ये जो स्पीसीज है, याद रखना बेटा, इसे बोलते हैं लिगेंड। तो ये तो है केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल, और ये है लिगेंड, ठीक है। और ये जो अपने पास में है, इन्हीं दोनों के बीच में एक्चुअलिटी में जो अपन ने लाइन बोली थी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसय संयोजक बंध पाया जाता है, वो उपसय संयोजक बंध इन्हीं दोनों के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और हकीकत में याद रखना, लिगेंड वो स्पीसीज है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करती है, जबकि केंद्रीय धातु वो स्पीसीज है जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करती है। यानी लिगेंड उपसय संयोजक बंध बनाने वाली वो स्पीसीज है जो दाता है, लोन पेयर देती है, और केंद्रीय धातु उस लोन पेयर को ग्रहण करती है। यानी उपसय संयोजक बंध इन दोनों के बीच में बनता है, और जिनके बीच उपसय संयोजक बंध बनता है उसी को हम लार्ज ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। बाकी जो बाहर छूट गए, जो अपने पास में बाहर अवेलेबल है, इन्हें याद रखना बेटा, ये आयंस है। जैसे ये जो है M+, मैंने येलो ब्रैकेट में लिखा है, इसे आप बोल सकते हो सामान्य धनायन, जबकि इधर जो है X-, इसे बोला जाता है सामान्य ऋणायन। ये एक जनरल कटायन या जनरल अनायंस है जो आपके पास में है। यानी इनका उपसय संयोजक बंध से लेना देना नहीं है। उपसय संयोजक बंध तो केवल किस किस के बीच में बना है बताइए? वो तो बना है केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच में, जहां लिगेंड अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और धातु तो उसको ग्रहण करेगी, केंद्रीय धातु ग्रहण करेगी, और लिगेंड अपना लोन पेयर दान करेगा। यानी एग्जैक्टली उपसय संयोजक बंध इन दोनों के बीच में बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि कौन कहां कहां होता है। बताओ, लार्ज ब्रैकेट वर्गाकार कोष्टक से पहले कौन आता है? सामान्य धनायन। उसके बाद में कौन आती है? केंद्रीय धातु, सेंट्रल मेटल, और लिगेंड जो बड़े कोष्टक के अंदर है। तो बड़े कोष्टक के अंदर 2 चीज आएगी, बाहर कौन कौन आने वाला है? या तो सामान्य धनायन या सामान्य ऋणायन। मैंने कहा ना दोनों एक साथ नहीं आएंगे। चलो हम आगे इसके बाद में अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा अपने पास में यहाँ पर से अपन बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी एग्जांपल के तहत मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा K4 FeCN का होल 6। क्या एग्जांपल लिखा बेटा मैंने? K4 FeCN का होल 6। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए ये क्या चीज है? तो पता आप क्या जवाब देने वाले हैं? आप कहेंगे कि ये है सामान्य धनायन, क्योंकि ये लार्ज ब्रैकेट के बाहर है। और आपसे मैंने कहा ना,
जो लार्ज ब्रैकेट के बाहर आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? लार्ज ब्रैकेट के बाहर आने वाले को हम लोग सामान्य धन आयन के नाम से जानते हैं। तो ये जो था अपने पास में सामान्य धन आयन था। अब बताइए मुझे, ये जो है वो कौन है? ये स्पीसीज कौन है? तो इस स्पीसीज में दो चीजें हैं। एफी तो क्या बोलोगे बताओ? केंद्रीय धातु। क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु। जबकि ये जो सीएन है ना बेटा आपके पास में, इस सीएन को बताओ क्या कहा जाएगा? इस सीएन को कहा जाएगा अपने पास में लिगेंड। क्या बोलेंगे सीएन को? लिगेंड। तो यहां से आप अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा आपके पास में कि ये जो अपने पास में था, इसको दोबारा से एक बार मैं रेज करके लिख देता हूं। देखिए आप लोग, KFeCN का होल 6। तो ये कौन है? इनके नाम बताने थे, बताया मैंने। ये सामान्य धनायन है। Fe कौन है? केंद्रीय धातु है। और CN कौन है? लिगेंड है। यानी CN अपना लोन पेयर किसको दान कर रहा है? Fe को, और उपसय संयोजक बंध बना रहा है। ठीक है, दो जिनको हमने बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, जबकि K4 यहां पर एक सामान्य धन आयन है। अब ये सामान्य धन आयन क्या करते हैं वो मैं आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसको कंसल्ट करके बताऊंगा बेटा। ओके, अब बताओ समझ में आ गया यहां तक? अब सुनिए आगे इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें यहां पर से, तो ठीक है, मैंने एक एग्जांपल बता दिया। एक दूसरा एग्जांपल और लिखा बेटा मैंने, जैसे मैंने लिखा NiH2O का होल 6 Cl2। अब आप बताएंगे मुझे इस बार कि बताओ कौन कौन सी चीज क्या क्या है? ये तीन चीजें बताओ। तो सबसे पहले Ni की बात करें तो देखो ये दोनों लार्ज ब्रैकेट में है, और लार्ज ब्रैकेट में सबसे पहले कौन आने वाली है? केंद्रीय धातु। उसके बाद में जो नंबर 2 है वो कौन है बेटा? लिगेंड्स है। और इसके बाद में जो है बेटा जी वो कौन है? ये Cl2 कौन है? सामान्य ऋणायन। मैं बार बार कह रहा हूं, ब्रैकेट के बाद में जो आता है वो ऋणायन, ब्रैकेट में पहले आता वो सामान्य धनायन होता। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सी चीज कहां आने वाली है। अब इसकी डिटेल स्टडी अपन जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहां तक अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। बताइए बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, थैंक यू।